स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल का जो हमारा पार्ट कल बचा था वो मैं आपको आज कंप्लीट करूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। उत्तर वैदिक काल जो हमारा पीरियड था वो 1000 BC से लेकर 600 BC के अंतर्गत था। इसमें आइए देखते हैं सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन जो था इनका 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण होता था वो पूजा पाठ मतलब पुरोहित का काम करता था। क्षत्रिय मतलब लड़ाई झगड़े वाला काम करता था। और वैश्य मतलब व्यापार करने वाला। और शूद्र मतलब दास वाला काम जो करता था वो शुद्ध काम करता था। आगे है ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। मतलब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई इसके अंतर्गत। और जो टैक्स जो था कर वैश्य चुकाता था। मतलब जो व्यापार करता था वो वैश्य करता था। इस वजह से टैक्स चुकाता भी था कौन? वैश्य। वैश्य ही जो था वो टैक्स चुकाता था क्योंकि व्यापार करने का अधिकार उसके पास था। आगे है ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया। मतलब जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण किसका ग्रंथ मतलब कौन से किसका ग्रंथ है? तो हमारा ऋग्वेद का है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। आगे है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे इनमें उपनयन संस्कार होता था। मतलब उपनयन संस्कार मतलब होता है जैसे जनेऊ टाइप्स। तो इनका उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार होने के बाद इन लोग द्विज कहलाने लगे। आगे है शूद्र। जो शूद्र होते थे उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। मतलब शूद्रों में उपनयन संस्कार प्रचलित नहीं था। आगे है इस मतलब जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। मतलब जो हमारे समय में इस समय गोत्र चलता है, कौन से गोत्र से है ये, तो गोत्र प्रथा की शुरुआत हमारी उत्तर वैदिक काल से ही हुई है। आगे है शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें विदेह माधव की कथा का वर्णन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विदेह माधव की कथा का वर्णन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आगे है कुछ यज्ञ है जो हमारे प्रचलित थे इसमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। आइए जानते हैं कौन कौन से यज्ञ है। पहला है राजसूय यज्ञ। जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के राज्याभिषेक से प्रचलित है। मतलब इसमें राजा का राज्याभिषेक होता था। आगे है अश्वमेव मेघ यज्ञ। इसके अंतर्गत अगर कोई राजा जैसे अपना घोड़ा छोड़ता था, जितनी दूरी तक उनका घोड़ा वो ट्रैवल करता था मतलब जाता था, वो उतना राज्य उनके पास स्वतः ही मतलब मिला दिया जाता था। राजा अपने अंडर में कर लेता था। मतलब जहां तक घोड़ा जाता था वो राज्य राजा का हो जाता था, मतलब जिसका घोड़ा है। तो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ होता था और जो सर्वाधिक प्रचलित था। मतलब आगे है वाजपेयी यज्ञ। जो वाजपेयी यज्ञ था वो रथों की दौड़ का यज्ञ था। आगे है अग्निष्टोम। अग्निष्टोम मतलब इसमें पशु बलि दी जाती थी। मतलब पशु बलि जो दी जाती थी उस किसके अंदर है? तो अग्निष्टोम। अग्निष्टोम मतलब पशु बलि इसमें दी जाती थी। इनके आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। जो इनका जीवन था स्थायित्व था। मतलब जीवन में स्थायित्व आ गया उत्तर वैदिक काल के लोगों के। और मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। मतलब पहले के जो वैदिक काल के अंतर्गत जो लोग होते थे वो मतलब किसी को उतना महत्व नहीं देते थे। वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे तो कम कृषि करते थे और पशुपालन में ज़्यादा उनकी रुचि थी। और इस काल के लोग जो थे उस इनके में स्थायित्व की भावना आएगी हमारी। मतलब जहाँ पे वो रहते तो अपनी ज़मीन को अब ज़मीन के मालिकाना हक को लेने लगे। मतलब ज़मीन के खुद मालिक बनने लगे। कि पहले ये होता था कि मालिक वैदिक काल के अंतर्गत जो मतलब जहाँ रहता था वो वहाँ की कृषि करता था। मतलब उसके बाद दूसरी जगह जाता था तो वहाँ कृषि करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जब जीवन में स्थायित्व आया तो लोग जहाँ पे रहने लगे वहाँ की जमीन को अपना मानने लगे। तो इनका मुख्य व्यवसाय उससे कृषि हो गया। आगे है शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया। कौन कौन सी क्रियाएं वो? पहला है जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। ये 4 क्रियाओं का वर्णन किया गया है कौन से ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण। आगे है काठक संहिता। काठक संहिता के अंतर्गत 24 बैलों द्वारा खींचे जाने हल का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस संहिता के अंतर्गत, किस ग्रंथ के अंतर्गत 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का वर्णन है? तो काठक संहिता के अंतर्गत। आगे है विदेह माधव की कथा का वर्णन। विदेह माधव मतलब इसमें पशु बलि दी जाती थी। मतलब पशु बलि जो दी जाती थी उसमें
भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना में वृद्धि हुई। मतलब इस काल के अंतर्गत भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना विकसित हुई कि जहाँ पे जो बंदा रहने लगा वो वहाँ पर अपना मालिकाना हक खुद बनाने लगा। आगे है ऋग्वेद में जो जौ का उल्लेख था, मतलब ऋग्वेद के अंतर्गत केवल एक अनाज का उल्लेख था, वो था हमारा जौ, या जिसको यौ बोलते थे उस काल के अंतर्गत। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत और भी फसलों का उत्पन्न हुआ उल्लेख मिलता है। धान, मूंग, उड़द, गेहूं, मसूर आदि का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। और मुख्य फसल कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जौ मुख्य फसल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत धान और गेहूं। 4 प्रकार के मृत भांडों से प्रचलित थे, मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत भांडों से प्रचलित थे। मृत भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन से 4 प्रचलित थे। कौन कौन से थे? लाल एवं काला मृत भांड, मतलब लाल और काला, काले रंग का मृत भांड, केवल काले रंग का मृत भांड, लाल मृत भांड। जो लाल मृत भांड था वो सर्वाधिक प्रचलित मृत भांड था, मतलब जो सर्वाधिक प्रचलित था वो लाल कलर का जो बर्तन था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था। और चित्रित धूसर मृत भांड, मतलब इसमें कला से परिपूर्ण मृत भांड बनाया गया। चित्रित धूसर मतलब कलाकारी जो आज के समय में प्रचलित है वो उस समय में ही उत्पन्न हो गई थी, मतलब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। और ये सर्वाधिक विशेषता थी, मतलब सबसे ज्यादा विशेषता इसी मृत भांड की थी, चित्रित धूसर वाले की। आगे है विभिन्न शिल्पों का उदय, मतलब इस काल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों या शिल्पों का उदय हुआ, जैसे कि रथकार, जो रथ चला था तो उसको रथकार, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि शिल्पकारों का उदय हुआ। आगे है मुद्रों का प्रचलन हो चुका था, मतलब इस काल के अंतर्गत मुद्रों का प्रचलन हो चुका था। पहले के लोग वस्तु विनिमय या गाय को मुद्रा के रूप में प्रचलित करते थे ऋग्वेद के अंतर्गत, लेकिन इस काल के अंतर्गत मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। जो निष्क था, निष्क ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आभूषण था, लेकिन इस काल के अंतर्गत ये मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निष्क जो था आभूषण था, और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत एक मुद्रा के रूप में इसका चलन शुरू हो गया था। आगे देखते हैं, शतमान जो थी वो चांदी की मुद्रा थी, मतलब निष्क जो थी वो सोने की मुद्रा थी और शतमान थी चांदी की मुद्रा। माप की प्रमुख इकाई क्या थी? निष्क, शतमान और पाद, रत्तिका। रत्तिका जो थी सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई पूछा जाए कौन सी थी तो रत्तिका। आगे है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें, इनके प्रमुख देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल में? प्रजापति। और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत इंद्र और अग्नि। इंद्र का नाम 250 बार और अग्नि का 200 बार मिलता है। आगे है वैष्णव धर्म की जानकारी किस वेद में है तो ऋग्वेद में। देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की पूजा होने लगी, मतलब उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की पूजा होने लगी, जैसे मूर्ति बनाना, इस प्रकार की पूजा होने लगी देवताओं के प्रतीक के रूप में। आगे है उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शनों का उदय हुआ, मतलब जो 6 दर्शन थे वो उत्तर वैदिक काल के ही अंतर्गत उनका उदय हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी मिलान में दे देगा आपको कि इसके, और कभी कभी ऑप्शन में 3 का दे देगा, 1 का अलग दे देगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन किसका? चार्वाक का। सांख्य दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, न्याय दर्शन का गौतम, पूर्व मीमांसा किसकी है? जैमिनी, उत्तर मीमांसा वाद नारायण, वैशेषिक दर्शन किसका है? कणाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको तो ध्यान से पढ़िए। आगे है मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी फूटी नाव से। और हमारा मुंडको उपनिषद से ही हमारा जो आदर्श वाक्य है भारत सरकार का, वो है सत्यमेव जयते। ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी फूटी नाव से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे है यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख किस में मिलता है? तो कठोपनिषद। आगे है पूर्व जन्म का सिद्धांत किस में मिलता है?
शतपथ ब्राह्मण में। पूर्व जन्म का सिद्धांत किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। आगे है यज्ञ का महत्व किसमें है? तो यजुर्वेद में यज्ञ का महत्व है। आगे है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। और वामनावतार का संबंध किस वेद से? तो ऋग्वेद से। वामनावतार का संबंध ऋग्वेद से। आगे है खिल। खिल जो है 8वें मंडल की ऋचा है। हमारे टोटल कितने मंडल थे? 10 मंडल। तो 8वें मंडल की ऋचा कौन है? खिल। दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया वैदिक काल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।